हेलो गाइस, फाइनली स्वागत है आपका आपके इस चैनल सॉल्वेंसी क्रिएशन पर। दोस्तों, हम लगातार सीरीज चला रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की, जो क्लास 11 इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। तो आप यदि इस वीडियो में ये सोचकर टच करें हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही निर्णय लिए हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, चाहे वह एग्ज़ाम त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो या वार्षिक, सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं लगातार। तो सातवां हमने इससे पहले ये दिए गए हैं, तो इनको हमने कवर कर चुके हैं। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं इन वीडियो को। यह मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। सातवां पॉइंट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सातवां पॉइंट है अपना, औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। अब क्या हुआ दोस्तों, जो औपनिवेशिक शासन काल बहुत पहले से शुरू हो चुका था अपने देश में, औपनिवेशिक शासन बहुत पहले से चल रहा था। तो उसका मेन उद्देश्य क्या था? जो इंग्लैंड में तेजी से उद्योग विकसित हो रहे थे ना, आधारभूत उद्योग, तो उनके लिए कच्चा माल कहाँ से जाता था? अपने भारत से ही जाता था दोस्तों। तो ये भारत को, सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था, इनका उद्देश्य था औपनिवेशिक शासन का। तो ये आप समझ गए होंगे, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो, हम यहाँ से कच्चा माल ले जाएं। और दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं कि वो कच्चा माल तो यहाँ से ले जाते थे, पर जो उनका जो माल तैयार होके आता था, तो वो भारत को भी एक अच्छा बाजार तलाशते थे। यानी कि भारत को ही उन्होंने एक बाजार बना लिया था, यहीं से वो कच्चा माल ले जाएं और यहीं पर बेचें। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारा बहुत ही शोषण किया था दोस्तों, और इसी तरह हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही गर्त में जा रही थी। आठवां पॉइंट है पूंजीगत उद्योग। प्रश्न आएगा, पूंजीगत उद्योग किन्हें कहते हैं? पूंजीगत उद्योग क्या है, वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपको सरल सा उत्तर लिखना है। क्या है वो उत्तर? पूंजीगत उद्योग वे उद्योग जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली, तात्कालिक उपभोग में, मतलब उपभोग मतलब समझते हैं ना आप, तत्कालिक मतलब तत्काल जो अपन खाते पीते हैं या कुछ करते हैं, तो तत्काल उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं, तो वो कहलाते हैं पूंजीगत उद्योग। मतलब कि वो तात्कालिक वस्तुओं के तात्कालिक वस्तु जो उत्पादन होती है, तो उत्पादन में जो मशीन और कलपुर्जे बनते हैं, तो वो कौन सा उद्योग बनाता है? तो वो यही है, पूंजीगत उद्योग बनाते हैं वो इस प्रकार की मशीनें और कलपुर्जे। नौवां पॉइंट है दोस्तों, 1869 में सुएज नहर खुली। दोस्तों, ये सुएज नहर के खुलने से भारत और ब्रिटेन के मध्य बहुत ही तेज़ी से व्यापार होने लगा। इस सुएज नहर के माध्यम से, मतलब कि ये सुएज नहर हो गई और ये पूरा मानचित्र हो गया। अब ये सुएज नहर खुली तो इधर भारत, इधर इंडिया, तो इधर वो सीधे आ जा सकते थे। पर यदि सुएज नहर नहीं थी तो उन्हें घूमकर इधर से या इधर से आकर भारत में अपना व्यापार करना होता था। तो उन्हें बहुत ही लाभ हुआ। ये कब खुली दोस्तों? आपको याद में रखना है, खालिस्तान या सही विकल्प में पूछ सकता है। सुएज नहर कब खुली? तो वो सन 1869 में खुली, गांधी जी का जब जन्म हुआ था। गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो तभी सुएज नहर खुली, गांधी जी के जन्म के वर्ष में। 10वां पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का, मतलब कि जो उत्पादित वस्तुएं होती है, उत्पादित वस्तुओं का व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होता है। मतलब जिन व्यक्ति को जितनी आवश्यकता है उस वस्तु की, उसके अनुसार वितरण नहीं हो पाता है, तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था में? वह अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अभी बहुत सारे रह गए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें। यदि आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट मिलेगा इस चैनल पर। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। 11वां पॉइंट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है।
है ना कि नहीं। निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है किसमें, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि प्रत्येक वस्तु राज्य की होती है। वो हर एक वस्तु, चाहे वो सुई से लेकर लोहा ही क्यों ना हो, वो प्रत्येक वस्तु किसकी होती है, राज्य की होती है। तो वो कौन सी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। दोस्तों आपको ये अर्थव्यवस्था के पॉइंट आपने यदि आपके उत्तर में लिख दिए, वो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से संबंधित रहा हो, तो आपके उत्तर में 4 चांद लग जाएंगे और उत्तर चेक करने वाला आपको फुल मार्क्स देगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। तो ये हो गई समाजवादी अर्थव्यवस्था। आगे चलते हैं, आगे है अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो दोस्तों, नाम से ही यहाँ पर उसका अर्थ निकल रहा है मिश्रित। मिश्रित यानी कि मिला जुला। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सरकार तथा बाजार दोनों मिलकर इन प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो वो कौन से प्रश्न है दोस्तों, तो वो प्रश्न है कि उत्पादन, किसका उत्पादन किया जाए, है ना कि नहीं, किसका उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए और कैसे वितरण किया जाए। तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और बाजार दोनों ही इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अर्थात इनमें मिला जुला रूप होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है 13वां पॉइंट। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। आप सभी जानते होंगे योजना आयोग, अभी ये 2017, शायद 2017 से इसे क्या जानते हैं हम, नीति आयोग के नाम से जाना जाता है योजना आयोग को, है ना, उसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया। तो ये कब स्थापित हुआ था, 1950 में। हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, और इस बार भी पूछने के 100% संभावना है। तो योजना आयोग की स्थापना कौन से प्रधानमंत्री ने की थी, तो वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, राजेंद्र प्रसाद। तो वही थे उस समय ये 2 प्रमुख नेता। अब समृद्धि किसे कहते हैं दोस्तों, तो समृद्धि, देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को समृद्धि कहते हैं। देश में उत्पादन क्षमताओं, देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को क्या कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं। आपने सुना है नाम बहुत बार, पर आप उसे लिखने में थोड़ा गड़बड़ मत कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको सही ढंग से बता रहा हूँ। तो पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में योजनाएं 5 वर्ष की अवधि की होती थी दोस्तों। यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग किया गया, मतलब अभी वर्तमान में नहीं है। पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, 5 वर्ष की अवधि की होती थी, जिन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। दोस्तों अपने देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई, पर उनमें हम सफल नहीं हुए, हमारा देश विकसित नहीं हुआ। इसलिए जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे समाप्त कर दिया गया। और अब हम जो बजट प्रस्तुत करते हैं, तो इसके माध्यम से, बजट के माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है दोस्तों। तो ये हो गई पंचवर्षीय योजना है। 16वां पॉइंट है, भारतीय योजना का निर्माता पीसी महालनोबिस। ये दोस्तों बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं ये, और ये भारतीय योजना के निर्माता भी कहे जाते हैं, पीसी महालनोबिस। इनका पूरा नाम क्या है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आपको ध्यान में रखना है, पीसी महालनोबिस कौन है, भारतीय योजना के निर्माता हैं, और इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आपके सामने प्रश्न आएगा, जीडीपी क्या है। जीडीपी आपने अखबारों में भी सुना होगा, जीडीपी विकास दर घट रही है, जीडीपी विकास दर बढ़ रही है, पुलंद फंद वगैरह सब आता रहता है। तो दोस्तों आपको अखबार भी पढ़ने में रुचि रखना चाहिए, है ना कि नहीं। तो ये अब हम जीडीपी देखेंगे। जीडीपी क्या है, 1 वर्ष की अवधि में, यहाँ पर लिखा हुआ है, 1 वर्ष की अवधि में देश में हुए सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजार मूल्य होता है। ये क्या होता है, जीडीपी। आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण किसे कहते हैं, आधुनिकीकरण यानी कि नई प्रौद्योगिकी को अपनाना ही आधुनिकीकरण है ना कि नहीं। आप जैसे हम बोलते हैं खेती का आधुनिकीकरण करें, तो नई प्रौद्योगिकी को अपना, मतलब नए तरीके से खेती करो। जो आपका परंपरागत दृष्टिकोण है, परंपरागत तरीका है, उसे बदलो और नए तरीके से कृषि करो, तो वही है आधुनिकीकरण। आप उदाहरण कृषि का दे सकते हो, बहुत से उदाहरण होते हैं। 19वां पॉइंट है, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आर्थिक समृद्धि के लाभ देश के निर्धन वर्ग को भी सुलभ हों। मतलब निर्धन वर्ग, सबसे गरीब वर्ग को भी सुलभ हो। ये आर्थिक समृद्धि के जो लाभ हैं, सबसे गरीब वर्ग को भी सुलभ हों, केवल धनी लोगों तक सीमित ना रहें। अतः समृद्धि, आधुनिकीकरण
और आत्मनिर्भरता के साथ साथ समानता भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। समानता भी महत्वपूर्ण है, आत्मनिर्भरता भी महत्वपूर्ण है, आधुनिकीकरण भी महत्वपूर्ण है, समृद्धि भी महत्वपूर्ण है। ये सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, पर इनके साथ साथ समानता तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरित क्रांति देख लेते हैं। हरित क्रांति दोस्तों ये आपके एग्जाम में आता ही हर साल। आप इसे गंभीर तरीके से लें ये प्रश्न को। ये प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं और पेपर में भी बिल्कुल आपने सही उत्तर लिखा तो आपके फुल मार्क्स रहेंगे। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के आएगा ये प्रश्न। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है। कैसी वृद्धि हो रही है? तीव्र वृद्धि से है, जो अधिक उपज देने वाले को इंग्लिश में कहते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी। हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले हाई यील्डिंग वैरायटी के बीजों के प्रयोग एवं कीटनाशकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप ये है। इससे क्या हुआ है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इधर के एरिया में गेहूं की पैदावार मतलब अच्छे तरीके से हो रही है और गेहूं के पैदावार में भी भारी इजाफा हुआ है। तो आगे देख लेते हैं। अपना 5वां पेज खोल चुका है। 21वां पॉइंट है दोस्तों, विपणित अधिशेष क्या है? तो विपणित अधिशेष किसानों द्वारा उत्पादन का, जो उत्पादन होता है तो किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश ही विपणित अधिशेष कहलाता है। 22वां पॉइंट है, यदि कोई वस्तु दुर्लभ हो जाती है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है। आपने देखा ही होगा, रेयर, दुर्लभ मीन्स रेयर, मतलब कि वो बहुत ही कम रहती है, बहुत ही मूल्यवान होती है, हो जाती है मूल्यवान, तो इसकी कीमत क्या हो जाती है? इसकी कीमत बढ़ जाती है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 क्या है समझाइए। 4 नंबर में आएगा दोस्तों, मैं आपको पूरा समझा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। आप यदि समझ लेते हैं तो आपके हिसाब से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो समझिए ध्यान से। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के सरकार के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को अंगीकार किया गया। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आई थी तो वो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के तहत, औद्योगिक नीति प्रस्ताव को 1956 को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया। मतलब उसी के अनुसार सब कुछ कार्य किया जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही समाज के समाजवादी स्वरूप का आधार तैयार करने का प्रयास किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो वो कौन कौन से वर्ग थे दोस्तों? पहला वर्ग है सरकार का स्वामित्व का, दूसरा वर्ग निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं हम, सरकार का स्वामित्व को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और ये निजी क्षेत्रक है, निजी क्षेत्रक मतलब जिसमें प्राइवेटाइजेशन कहते हैं ना, पर प्राइवेटाइजेशन सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं सरकार, तो ये है निजी क्षेत्रक दोस्तों। तो ये इस प्रस्ताव के अनुसार 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। कार्य समिति बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये कभी पूछा नहीं गया पर पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि बहुत से लोग हैं 11वीं में। 13 मिनट का वीडियो हो चुका है दोस्तों। अब जो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। कार्य समिति क्या है? तो 1955 में ग्राम तथा लघु उद्योग की समिति को कार्य समिति कहते थे। 1955 में एक समिति गठित हुई। कौन सी समिति? ग्राम तथा लघु उद्योग की समिति। इसे कार्य समिति कहा जाता था। आयात प्रतिस्थापन दोस्तों, इसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ये भी आता ही है। यहाँ पर जो प्रश्न बताए गए हैं दोस्तों उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन्हें याद कर लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। आयात प्रतिस्थापन क्या है दोस्तों? आयात प्रतिस्थापन का अर्थ यह है कि आयातित वस्तु, आयातित मतलब जो दूसरे देश से आती है दोस्तों, आती है तो उसे क्या कहते हैं? आयात। और अपने देश से जाती है यानी कि अपने देश से निकाली जाती है, निकाली जाती है अपने देश से तो उसे निर्यात कहते हैं, और दूसरे देश से आती है तो उसे आयात कहते हैं। आप इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। ये शब्द आपको कईयों बार बहुत सी जगह देखने को भी मिलेगा। तो आयात प्रतिस्थापन का अर्थ यह है कि आयातित वस्तुओं को घरेलू वस्तुओं से प्रतिस्थापित किया जाए। आयात प्रतिस्थापन के अंतर्गत वस्तुएं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है दोस्तों, वस्तुएं
दूसरे देशों से आयात नहीं की जाती, बल्कि खुद देश में वैसी ही या उससे मिलती जुलती वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो ये है दोस्तों आयात प्रतिस्थापन। नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी और 1991 ही में दोस्तों चुनाव प्रचार के दौरान कौन से प्रधानमंत्री की हत्या हो गई थी? आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा क्लास 11th की, तो आप कमेंट करके बताएं प्लीज़। ये तो आपको पता ही होगा कि 1991 में किस मशहूर नेता की हत्या हुई थी। वो दोस्तों कांग्रेस के नेता थे। मैं हिंट के लिए बता दे रहा हूँ आपको। आयात संरक्षण दोस्तों, यहाँ पर प्रशुल्क और कोटा आप ध्यान से समझ लीजिए, ये कई बार आता ही है और इस बार भी आएगा। आयात संरक्षण क्या है? तो आयात संरक्षण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार प्रशुल्क और दूसरा कोटा। तो प्रशुल्क क्या है दोस्तों? प्रशुल्क आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर है, मतलब जो वस्तु आ रही है दूसरे देश से उस पर हम क्या लगाते हैं? कर। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रशुल्क। और कोटा किसे कहेंगे दोस्तों? कोटा कहेंगे वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है, मतलब कि आपको इस देश से 15,000 टन क्या लाना है? मसूर लाना है। तो ये हो गई कोटा, इसे कोटा कहते हैं दोस्तों। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि इनका प्रभाव भी जान लीजिए दोस्तों, बाकी एग्जाम में तो आएगा नहीं पर अपने नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए। प्रशुल्क और कोटे का प्रभाव यह होता है कि उनसे आयात प्रतिबंधित हो जाते हैं और उनसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से देसी फर्मों की रक्षा होती है। मेन पर्पस यही है, देसी फर्मों की रक्षा होती है, मतलब जो अपने देश में उत्पादन हो रहा है वो ही होगा, उसमें कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। तो देसी फर्मों की रक्षा होती है इससे, आयात प्रतिस्थापन से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये मैंने जो प्रश्न बताए हैं तो ये समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया जाएगा। और इसी प्रकार की IMP प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन और नोट्स वगैरह के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। ठीक है दोस्तों।